नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अजीब अजीब से दृश्य देखे हैं। हम लोगों ने दहकती चिताएं देखी हैं, गंगा किनारे शव देखे हैं, अस्पतालों में छटपटाते मरीजों को देखा है, बेड और ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों को देखा है। जब ये कोरोना महामारी लखनऊ शहर में कम होने लगी और अपना विस्तार इसने गाँवों के क्षेत्रों में किया, ग्रामीण अंचलों में किया, तो लखनऊ के लोगों ने राहत की सांस ली थी और कल्पना की थी कि शायद अब लखनऊ को या जो भी महानगर हैं प्रदेश के और देश के, उनमें अब कुछ राहत मिलेगी और कोरोना मरीजों का जो सरकार जो आंकड़ा पेश कर रही घटता हुआ, उससे भी लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से ब्लैक फंगस नामक बीमारी अब सामने आई है, उससे अब लोगों में दहशत कोरोना से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और ब्लैक फंगस को लेकर के लखनऊ में भी एक मरीज की मौत हो गई है, 2 मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, कानपुर में 3 मरीज मिले हुए हैं, फैज़ाबाद में 1 मरीज मिला हुआ है। इस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस अब अपना पैर पसार रहा है और अब तक कुल 12 मरीज लखनऊ उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस। कहा जा रहा है इसका इलाज बेहद महंगा है और इसका इलाज 2 से 3 महीने चलता है। इन सब को लेकर के ब्लैक फंगस को लेकर चूँकि अभी बहुत एक्सपर्ट्स की हमारे सामने एडवाइस नहीं आई, इसको लेकर के लोगों में भ्रम फैला हुआ है। लोग इसको लेकर भ्रमित हैं कि कैसे फैलता है, किस तरह से बचाव होनी चाहिए, किस तरह से निजात पानी चाहिए। इन्हीं सब को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत जो रेस्पिरेटरी के एचओडी हैं और कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तमाम सारे चिकित्सीय अनुभव उनके पास हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान तमाम सारे ऐसे सुझाव दिए जिसको लेकर के लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई है। उन्होंने ऑक्सीजन बढ़ाने के उपाय बताए, कोरोना से निपटने के उपाय बताए। आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब के पास एक बार दोबारा उनसे समय लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों के सुझाव जो भ्रम है उसको दूर कर सकें और ब्लैक फंगस पर डॉक्टर साहब के जवाब जान सकें। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ब्लैक फंगस जो है अब लोगों में बहुत ज़्यादा डर फैला रहा है। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए सीधे आप ही इसे बताइए सर। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि भाई हम कोरोना से ही 15 महीनों में पब्लिक को डरने से बचा रहे हैं। अब एक नया शगुफा आ गया है, काली फंगस। तो देखिए ऐसे आप डरेंगे तो डर में डर और मिलेगा तो और फियर साइकोसिस हो जाएगी। देखिए पहले आप जानिए फंगस क्या होता है। फंगस यानी फफूंदी। आपने अपने घर में देखा होगा, ब्रेड जब 3-4 दिन पुरानी हो जाती है तो उस पर काली काली ब्राउन, डार्क ब्राउन फंगस लग जाती है। उसको सब लोग जानते हैं कि भाई ये फंगस लग गई, ये ख़राब हो गई, अब खाने लायक नहीं है। आपने मिठाई देखी होगी, जब पुरानी हो जाती है तो भी फंगस लग जाती है। या आपके घर में कहीं सीलन है तो वहाँ फंगस लग जाती है। तो आप ये जान लीजिए कि ताज़ी ब्रेड में कभी फंगस लगती है? नहीं लगती है। ताज़ी मिठाई में कभी फंगस लगती है? नहीं लगती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फंगस आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फंगस कहाँ लगती है? फंगस जो है वो एक एनवायरमेंटल पैथोजन है। ये ब्लैक फंगस अर्थात इसके छोटे छोटे स्पोर्स हवा में भी मौजूद हैं, पानी में भी मौजूद हैं, ज़मीन में मिट्टी में भी मौजूद है, ख़ासतौर पर गंदी मिट्टी और गंदे पानी में मौजूद है। ह्यूमिडिटी इसको फेवर करती है। अब देखिए इतने रोगी हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन या तो ड्रॉप नहीं हुआ या छोटा मोटा ड्रॉप हुआ है या घर पे ही उन्होंने ऑक्सीजन लगा के काम करा लिया है, उसमें से किसी को भी ब्लैक फंगस ना हुआ है ना होगा। घबराइए मत। और ऐसे मरीज 90% हैं। तो कहाँ से ब्लैक फंगस की रिपोर्ट आ रही है? जितनी ब्लैक फंगस की रिपोर्ट आ रही है सब उनसे आ रही है जो अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। उनको बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं। मैं कहता ना, अस्पताल के कुछ आभूषण होते हैं। अस्पताल में जैसे ही आप भर्ती होते हैं एक ड्रिप लगती है, ये आभूषण है उसका। एक ऑक्सीजन लगती है, ये भी अस्पताल का आभूषण है। फिर कभी राइस ट्यूब, कभी कैथेटर, कभी ये लीड, कभी वो लीड, कभी सेंट्रल लाइन, कभी वेंटिलेटर। तो बहुत सारे नलियाँ लगती हैं। इनको अक्सर मैं कहता हूँ ये अस्पताल के आभूषण हैं जो सीरियस मरीज में लगाए जाते हैं। हर आभूषण फंगस को पैदा कर सकता है, फंगस को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी है, उसमें फंगस हो सकता है, और दूसरी नलियाँ लगी उसमें भी फंगस हो सकता है। अस्पताल में जहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी है, जहाँ जहाँ ह्यूमिडिफायर है, वहाँ फंगस ग्रो कर सकता है। ये फंगस जो होता है ये नॉर्मली पैथोजन नहीं होता है और बहुत जगह पे पाया जाता है। मैंने जैसे कहा, आपने लंबे समय तक ऑक्सीजन लगाई
ऑक्सीजन पाइप के थ्रू फंगस हो सकता है। लंबे समय तक वेंटिलेटर लगा, वेंटिलेटर के पाइप के थ्रू फंगस हो सकता है। तो ये वातावरण का फंगस है, लेकिन किसको प्रभावित करता है? जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अब आप उनकी एनालिसिस करिए जो केसेस आते हैं ब्लैक फंगस के। कौन से? अक्सर वो केसेस आते हैं जो हफ्ते भर से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, खासतौर पर आईसीयू में भर्ती हैं। कभी आपने सुना कि घर में इलाज करा रहे थे और उनको ब्लैक फंगस हो गया? कभी नहीं, न सुना है न सुनेंगे। तो घबराइए मत भाई, डॉक्टर सूर्यकांत भी अगर आपको डरा देंगे तो फिर बचाएगा कौन? तो आप घबराइए मत। आपका घर में मरीज है, माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक है, मॉडरेट है, फंगस उसको नहीं लगेगी। अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती, खासतौर पर 9-10 दिन से ज़्यादा भर्ती हैं। हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है। अब देखिए, स्टेरॉइड में अंतर है। अस्पताल में लंबे समय तक स्टेरॉइड चल रहा है, हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है, वो एक दूसरा मुद्दा है कि वो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। 5 दिन किसी ने स्टेरॉइड खा लिया मीडियम डोज, तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं हो जाती। जो स्टेरॉइड को समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि स्टेरॉइड कब इम्यूनिटी कमज़ोर करता है। एक तो हाई डोज में दिया जाए और दूसरा लंबे समय तक दिया जाए, तब इम्यूनिटी को कमज़ोर। 5 दिन स्टेरॉइड खाएंगे, थोड़ा बहुत शुगर बढ़ सकती है। तो डायबिटीज़ जिनको है, जिनको कोई क्रॉनिक हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, पहले से सांस की तकलीफ है, या जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा है, जिनका कोई पहले से कैंसर कीमोथेरेपी या कैंसर का ऑपरेशन हो रखा है, इन सब लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है। अब जाने कैसे कि हमारे मरीज को ब्लैक फंगस हो रहा है? तो अचानक सिर में दर्द होने लगे, यहाँ दर्द होने लगे, यहाँ दर्द होने लगे, या छूने पे दर्द होने लगे, एक तरफ दर्द होने लगे, दांतों में दर्द होने लगे, जबड़ा में दर्द होने लगे, और इसके साथ साथ नाक में थोड़ा काला पानी निकलने लगे, खांसने में खून आने लगे, काली काली थक्के निकलने लगे, सांस आपकी ज़्यादा फूल जाए, बुखार ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ये सब लक्षण आपको एक के बजाय आँख से 2 दिखने लगे, आँखों में ललामी आ जाए। तो मुख्यतः ये नाक, गला और साइनस यानी अपर एयरवे, फेफड़ा यानी कि लोअर एयरवे, आँख यानी कि आईज और ब्रेन, ये मुख्यतः प्रभावित होते हैं इस ब्लैक फंगस के कारण। और मैंने सबके लक्षण आपको बता दिए। ब्रेन में अगर फंगस है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, वो एमआरआई या सीटी स्कैन करा के ब्रेन का देखेगा कि फंगस तो नहीं जमा है। साइनस का एक्सरे या सीटी स्कैन होगा, उससे पता चलेगा कि ईएनटी स्पेशलिस्ट जानेगा कि वहाँ फंगस तो नहीं है। और खांसी में खासतौर पे खून जब आ रहा है तो फेफड़े का एक्सरे या सीटी स्कैन बताएगा कि ब्लैक फंगस है कि नहीं है। और ये बात सही है कि खास तौर पे जब इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, खास तौर पे वो मरीज जिनकी अभी भी जितने रिपोर्ट आई हैं ब्लैक फंगस की, चाहे लखनऊ में आई हों, प्रदेश में आई, देश में या विदेश में, वो किसकी आई हैं? वो उनकी आई हैं जो डायबिटीज़ है, खासतौर पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बहुत बड़ी हुई है, अस्पताल लंबे समय से भर्ती हैं, और या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड लंबे समय से चल रहा है, उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। बहुत कम है, बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन है, बहुत रेयर है, लेकिन संभावना है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ख़ास तौर पर मैंने कहा ना, अक्सर मैं कहता हूँ कि 9वां दिन पार मतलब नैया पार। तो ये सब जितनी घटनाएं हो रही हैं, किसी के थक्के जम रहे हैं, किसी के ब्लैक फंगस हो रहा है, किसी के फेफड़े में थोड़ी लीक हो गई है, ये तीनों समस्याएं किसको हो रही हैं? सब 9 दिन के बाद हो रही हैं, पहले 9 दिन में नहीं हो रही हैं। और किनको हो रही हैं? जो ये अस्पताल में भर्ती हैं। आप मुझे एक भी केस ऐसा दिखाइए जो कहे कि नहीं घर पे हम तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट लिया, जो प्रोटोकॉल है सरकार का, और उसके कारण कोई किसी को ब्लैक फंगस हो गया हो। बिल्कुल नहीं, कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए आप हमें। लंबे समय तक, खास तौर पर डायबिटीज़ या कोई दूसरा इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाली पहले से बीमारी है, वो लंबे समय तक आईसीयू में या अस्पताल में लंबे समय तक रखे हैं, उनको होने की संभावना है। तो नज़र किस पे रखनी है? जो अस्पताल में भर्ती है, और तो डॉक्टर नज़र रखेगा, आप भी नज़र रख सकते हैं। यहाँ नाक में जहाँ चश्मा लगता है, ये काला काला दिख सकता है आपको, सूजन आ सकती है यहाँ पर, चेहरे पर या आँख पर, सिर दर्द हो सकता है, ये सब है। तो माना मैनिफेस्ट करेगा नाक और साइनस में, या आईज़ में, या ब्रेन में, या लंग्स में, ये इसके ठिकाने हैं। अब क्या इसका इलाज संभव नहीं है? बिल्कुल इलाज सही है। इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B समय रहते अगर दिया जाए तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं।
हाँ, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है उसमें मृत्यु दर थोड़ी ज़्यादा है, कहते हैं 50% तक हो सकती है। और ख़ास तौर पर ऐसी इम्यूनिटी वाला मरीज हो, फॉर एग्जांपल HIV एड्स का मरीज हो और उसको कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसकी ऑलमोस्ट 100% मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो जिसकी जितनी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और इम्यूनिटी किसी की कोई आज 15 दिन में नहीं कमज़ोर हुई, कोरोना होने के बाद नहीं कमज़ोर हुई, अरे इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर हुई थी, इसीलिए कोरोना हुआ और इसीलिए ब्लैक फंगस हुआ। तो एक तो दिमाग से ही निकाल दें कि हर कोई ब्लैक फंगस के नाम पे चिल्लाने लगे और आप डरने लगे, ऐसा मत करिए। हाँ, जो अस्पताल में भर्ती है, खासतौर पर लंबे समय तक भर्ती है, उनकी नज़र चिकित्सक वैसे ही रख रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे भी रखेगा, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। चिकित्सक की ड्यूटी है कि वो नज़र रखे, और हम लोग रख भी रहे हैं, निकल रहे हैं केसेस उनका। अब इस इंजेक्शन से नहीं तो कई बार जो है ना, वो जो ENT के सर्जन है या आई सर्जन है, वो थोड़ा बहुत सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं इसको क्लियर करने के लिए। खासतौर पर साइनस का फंगस जो हो जाता है, म्यूकोर माइकोसिस ऑफ दी साइनसेस, उसको सर्जरी भी की जाती है। तो अब एक स्टेरॉइड पे वहम और मैं दूर कर दूँ कि भाई किसी ने कह दिया स्टेरॉइड, अब ऐसा ना हो कि स्टेरॉइड, अब भाई दो ही तो जान बचाते हैं, एक ऑक्सीजन और स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड के खिलाफ इतना बड़ा आप बवंडर कर देंगे, इतना प्रोपेगेंडा कर देंगे, तो फिर जान कैसे बचाएगा स्टेरॉइड? तो देखिए, जिनका जो लंग का इन्वॉल्वमेंट है, जब लगभग आधा लंग इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आने लगती है और पेशेंट अच्छा खासा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है, साइटोकिन स्टॉर्म जाने की स्थिति में आ जाता है। और यही समय है जब स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहिए जान बचाने के लिए। इससे ब्लैक फंगस नहीं होती। और अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ 5 दिन का एक लो या मीडियम डोज का स्टेरॉइड ले लीजिए और उससे आपकी जान बच जाती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने से बच जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट से आप बच जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होने से बच जाते हैं। तो क्या अच्छा है, अस्पताल जाना अच्छा है या घर में रह के इलाज रखना है? मैं तो हमेशा कहूँगा कि जैसे ही 94 से नीचे ऑक्सीजन जाए, आप ढंग से इलाज करिए और घर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको ICU में जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको खतरा पैदा होगा ब्लैक फंगस का। 90 के नीचे भी ऑक्सीजन जाती है तब भी स्टेरॉइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉशन कहाँ पर है? जैसे मैंने कहा कि 9 दिन पार तो नैया पार, 9 दिन पार हो गए कोरोना के तो नैया पार हो गई, ठीक हो गए। अगर आप नहीं ठीक हो गए, आप अस्पताल में भर्ती हो गए, तब फिर बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि फिर हम देते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन और हाई स्टेरॉइड, और उसके बाद फिर वेंटिलेटर के बाद फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, पहले बाईपैप वगैरह, फिर वेंटिलेटर, यही तो देते हैं। उसके बाद एक और थेरेपी होती है एक्मो थेरेपी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, उसकी नौबत भी बहुत लोगों को आ जाती है। तो ये स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के। तो 94 के बाद अक्सर प्रोन पोजीशन करिए, जैसा मैं बताता हूँ, उससे भी ऑक्सीजन बढ़ती है। तो फिर मैं दोबारा क्लियर कर दूं, किसको होता है ब्लैक फंगस? जो 9 दिन के बाद अक्सर जो अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती हैं, जिनको डायबिटीज़ है या कोई और दूसरी बीमारियां हैं साथ में, जिनके कारण इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, ऐसे ही लोगों को ब्लैक फंगस प्रभावित करता है। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सर्जरी भी हो जाती है, इसका इंजेक्शन भी लग जाता है और डॉक्टर की देखरेख में उचित उपचार भी हो जाता है। सर, एक सवाल आपसे है कि कहा जा रहा है कि मतलब आपके हिसाब से जिन लोगों को कोरोना हो चुका, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं को होता है ब्लैक फंगस, लेकिन कुछ लोगों का एक मानना ये है कि जिनको कोरोना नहीं है, क्या शुगर है या जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी है, क्या उनको भी, बिना कोरोना हुए लोगों को भी क्या हो सकता है? सर एक सवाल और जोड़ूंगा, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा में है ब्लैक फंगस तो आप धूप का चश्मा लेके जाइए, ऑनलाइन सर कोविड के चश्मे आ गए हैं, तो ये सब चीज़ें तमाम भ्रम फैला रही हैं। तो क्या ऐसा है कि नहीं है? चश्मा पहनने से क्या बच सकते हैं ब्लैक फंगस से? बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हवा में है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये एनवायरमेंटल फंगस, ये पैथोजेनिक नहीं है, बीमारी नहीं पैदा करता है जब तक आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो। अगर आप शुगर लेवल हाई लेके निकल रहे हैं तो आपको कोई भी बीमारी निकल सकती है। भाई शुगर हाई है, निमोनिया हो सकता है, शुगर हाई है, TB हो सकता है, शुगर हाई है, फंगस भी हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता है? तो असली कल्प्रिट कौन है? क्या फंगस कल्प्रिट है? जी नहीं, फंगस तो आराम से वातावरण में घूम रहा था, उसे तो एक शिकारी मिल गया, उसे तो एक शिकार मिल गया कि भाई इसकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, चलो कुछ दिन इसके यहाँ। ये ऐसे ही है जैसे बिन बुलाए मेहमान आ गए, अब उनको खाना खिलाना है।
तो ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान है। एनवायरमेंटल फंगस है, इसको मिल गया कि ये इम्यूनिटी कमज़ोर वाला व्यक्ति है, चलो दिन इसके यहाँ कुछ दावत उड़ाई जाए, कुछ खाया पिया जाए कुछ दिनों के लिए। इस टाइप का फंगस है। नॉर्मली जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको ब्लैक फंगस हो चाहे कोई फंगस हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये शुगर बड़ी होने पर तो बहुत सारे संक्रमण का खतरा है, फंगस का भी खतरा है, टीबी का भी खतरा है, निमोनिया का भी खतरा है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा है। सर जैसे आपने कोरोना से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन बताया, डॉक्सीसाइक्लिन बताया, स्टेरॉइड बताया, तमाम सारे उपाय बताए, तो क्या इससे बचने के लिए जिसकी इम्यूनिटी कम है कोई ऐसी मेडिसिन है या कुछ ऐसा है जिससे वो कंट्रोल कर सकता है, इम्यूनिटी को अपनी बढ़ा सकता है? देखिए ऐसा है कि ख़ास तौर पर वो लोग जिनको शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर उनको साथ में कोरोना भी हो जाएगा तो कहते हैं ना नीम और करेला का एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा जी। तो वो लोग, अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखे हुए हैं तो ना कोरोना कुछ बिगाड़ पाएगा ना ब्लैक फंगस कुछ बिगाड़ पाएगा। अगर आपको सांस की तकलीफ है, रेगुलर इनहेलर ले रहे हैं, तो ना आपको कोरोना कुछ बिगाड़ पाएगा ना ब्लैक फंगस बिगाड़ पाएगा। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है और अपना उचित डायलिसिस कर रहे हैं, उचित इलाज ले रहे हैं, तो ना कोरोना कुछ बिगाड़ पाएगा ना फंगस कुछ बिगाड़ पाएगा। तो अपनी जो पहले से बीमारी है जिसको क्रॉनिक इलनेस या कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वो अगर आप अच्छी तरह से कंट्रोल नियंत्रण में रखे हुए हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको कोरोना प्रभावित करे या ब्लैक या कोई भी फंगस प्रभावित करे। सर जैसे आप करें इम्यूनिटी जिसकी कमजोर हो, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई तरीका? इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ती है। कोई इसका अब मैं कहूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए, और किसी ने एक सेब खा लिया, अब बोला डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक सेब खा लिया तो मैं इम्यून हो गया। इम्यूनिटी बढ़ाने की एक लंबी प्रोसेस है और वो आपको अभी से अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि इम्यूनिटी वाला चाइल्ड बनाना है तो उसे वेजिटेबल चाइल्ड बना दीजिए, आपको नॉन इम्यूनिटी वाला चाइल्ड बनाना है तो उसको बर्गर चाइल्ड बना दीजिए। मेरी बहुत पुरानी डिबेट है वेजिटेबल चाइल्ड वर्सेस बर्गर चाइल्ड। इफ़ यू वांट टू मेक ए इम्यून चाइल्ड तो उसको वेजिटेबल चाइल्ड बनाइए, इफ़ यू वांट ए नॉन इम्यून चाइल्ड उसको बर्गर चाइल्ड बना दीजिए। तो ये तो खान पान आपको पहले से देखना पड़ेगा कि हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दाल, इन सब चीज़ों को खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। पॉजिटिव विचार दिमाग में रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आत्मबल बढ़ाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, स्पिरिचुअल होने से इम्यूनिटी बढ़ती है, दूसरों की, गरीबों की, नीडी की, असहाय लोगों की सेवा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर सूर्यकांत ये बात कह रहा हूँ। बहुत ताज्जुब लगेगा कि कहीं नहीं लिखा है कि आप स्पिरिचुअल करिए, चैरिटी करिए तो इम्यूनिटी बढ़ती है। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बीमार की सेवा करेंगे और ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। आप में वो ताकत आती है, स्पिरिचुअल पावर जिसे कहते हैं। इसी तरह आप डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्टीम लेते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब नियमित करने से और लंबे समय के करने से तब इम्यूनिटी बढ़ती है। आपने 2 कप काढ़ा पी लिया तो उससे आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है। आपने हफ्ता भर काढ़ा पी लिया तो भी आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। आपको ये, अरे भाई आप इस समय खीरा भी खाइए, खरबूजा भी खाइए, खीर भी खाइए, मौका मिलने पे सब खाइए ना, दिक्कत क्या है? जो मौसमी फल है वो खाइए। और कभी ये मत सोचिए कि महंगा सेब आ रहा है तो वो हम खा लेंगे तो उससे इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। आप अमरूद के समय अमरूद खाइए, आम के समय आम खाइए, खरबूजा तरबूज के समय खरबूजा तरबूज खाइए। सर एक आखिरी सवाल, मैं जान रहा हूँ आपका समय कीमती है। सर एक सवाल ये है कि जो ये बढ़ जा रहा, कहा जा रहा है इसका इलाज 2 महीने चलता है और इसके इलाज पे प्रतिदिन 70 से 80 हज़ार रुपये, 60 से 80 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। गोवा सरकार ने, महाराष्ट्र में कुछ जगहों, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे इसको निःशुल्क किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार का अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। तो क्या सर ये इतना महंगा इलाज है और इतना लंबा चलता है? और दूसरा ये कि क्या इससे जो अगर हो जाता है कोई संक्रमित तो क्या उसको बचना थोड़ा मुश्किल होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो देखिए, कोशिश ये नहीं चाहिए कि आपको भी और आपके चिकित्सक को भी, खास तौर पर जो मरीज डायबिटीज़ के या पुरानी बीमारियों के रोगी, खास तौर पर कैंसर या जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा है, जिनको किडनी बीमारी है, हृदय की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, ऐसे लोगों को एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन पे नज़र रखनी चाहिए। खास तौर पे ये सब चीज़ें उनकी कंट्रोल होनी चाहिए। डायबिटीज़ कंट्रोल बनी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए आपको जान बचाने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ रहा है। अब देखिए, अब ये भी नहीं है कि हम आज स्टेरॉइड बंद कर देंगे तो लोगों की जानें कैसे बचेंगी। अरे भाई, WHO से लेके और नाइस गाइडलाइन अमेरिका की हैं, वो तक कह चुकी हैं कि ज़िंदगी या तो ऑक्सीजन बचती है या स्टेरॉइड से बचती है। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हैं तो फिर इंसुलिन भी उचित मात्रा में दीजिए जिससे शुगर कंट्रोल बनी रहे। और आप नज़र रखिए इन अलार्मिंग साइंस पे, इस लक्षणों पर जो बताए गए हैं, जो अभी मैंने बताए,
जो ब्लैक फंगस के होते हैं, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के, और उस पर नज़र रखेंगे तो पहले से ही अगर हम नज़र रखेंगे तो होने ही नहीं देंगे। और अर्ली ट्रीटमेंट अगर हम शुरू कर देंगे एम्फोटेरिसिन बी से, ये ठीक है कि करीब 4 हफ्ते तक ये इंजेक्शन लगता है और थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन अब है तो है भाई, लेकिन कितने लोगों में होता है, कितने लोगों में ज़रूरत पड़ती है? बहुत कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है, बहुत ऐसा नहीं है। अभी तक आपने खुद ही कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल अभी तक 12 केस मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में कोविड के केसेस कितने मिले हैं? आप सोचिए, हज़ारों मिले हैं। तो हज़ारों में अगर 12 केस आए हैं तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम तो है। लेकिन हाँ, पहले से अगर हम सजग हो जाएं, डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल रखें, हमें स्टेरॉयड अगर लाइफ सेविंग देने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल देने चाहिए। ये स्टेरॉयड के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार कर देंगे फिर तो कोई अटेंडेंट पेशेंट लगाने को तैयार नहीं होगा, तो जान कैसे बचेगी लोगों की? तो इतना भी फोबिया मत करिए कि स्टेरॉयड फोबिया हो जाए। अक्सर मैं कहता हूँ स्टेरॉयड खुद लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको तो कहते हैं ये मेरा अमृत है, रामबाण है। दूसरे इस्तेमाल कर देते हैं, अरे ये तो विष है, कैसे स्टेरॉयड दे दिया उन्होंने। तो ये सब जो है वो नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। स्टेरॉयड जान भी बचाता है और हैजार्डस भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे उसका ऑप्टिमिस्टिक इस्तेमाल करें। हाँ, ये ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं गिर रही है, मान लीजिए मरीज को प्रारंभिक अवस्था है और ऑक्सीजन 95-96 है, तो उस स्थिति में ज़रूर मेरा निवेदन है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेप्लिकेशन फेज है, इसमें अभी फेफड़े में निमोनिया नहीं हुआ है, ऑक्सीजन 94 से नीचे नहीं गया है। ऐसी स्थिति में स्टेरॉयड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वायरस की संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा, वायरल रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा। लेकिन एक बार ये रेप्लिकेशन से अगर एक्सुडेशन और इन्फ्लेमेशन की स्टेज में पहुंच गया है, अर्थात फेफड़ा लगभग 40% या 50% इन्वॉल्व हो गया है निमोनिया का, और तभी ऑक्सीजन 94 से नीचे आती है, तो उस समय तो स्टेरॉयड आपको देना पड़ेगा। पेशेंट साइटोकिन स्टॉर्म में चला जाएगा। नहीं तो अगर आप इन्फ्लेमेटरी स्टेज और एक्सुडेटिव स्टेज में नहीं देंगे तो आपका जुडिशियल इस्तेमाल करना है। बहुत जल्दी नहीं करना है, लेकिन बहुत डिले भी नहीं करना है, और ख़ास तौर पर आईसीयू में थोड़ा कॉशियस होकर करना है, क्योंकि उसमें आईसीयू में हाई डोज दिया जाता है, अक्सर मिथाइल प्रेडनिसोलोन हाई डोज दिया जाता है। तो उस समय ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत, जो इन्होंने आज तमाम सारे भ्रम दूर कर दिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा स्टेरॉयड ना दिया जाए, स्टेरॉयड से जो है ब्लैक फंगस बढ़ जा रहा है। डॉक्टर सूर्यकांत जी ने उस पर भी भ्रम दूर कर दिया कि स्टेरॉयड, ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ें ही ऐसी हैं जो कोरोना में बचाव में सहायक हैं। दूसरा, उन्होंने एक और भ्रम दूर किया कि ब्लैक फंगस सबको नहीं होता है। जो लोग क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे हैं या जो पोस्ट कोविड हैं, जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, यानी 9 से 10 दिन से ज़्यादा, या आईसीयू में रहते हैं, उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। सबके लिए ब्लैक फंगस का खतरा नहीं है। यानी आप लोग इस तरह से मत इसको फैलाइए कि जो है ब्लैक फंगस हवा में है, काला चश्मा पहन करके ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। ये सब भ्रम है। इस तरह की किसी अफवाह में ना पड़े। ब्लैक फंगस सभी को नहीं सताता है। धन्यवाद, शुक्रिया।